एक समय था जब भारत में फ्रांसीसी ताकत का डंका बजता था, जब डुप्ले जैसे गवर्नर के इशारों पर दक्कन के नवाब बना और बिगाड़े जाते थे। लेकिन ये जो सुनहरा दौर था, वो इतनी तेजी से ढलान पर आया कि देखते देखते अपमान और हार में बदल गया। सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? एक यूरोपीय सुपर पावर भारत में इतनी बुरी तरह कैसे हार गई, और अंग्रेजों को वो सफलता कैसे मिली जो फ्रांसीसियों के हाथ से रेत की तरफ फिसल गई? आज की हमारी पड़ताल का मिशन यही है। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनकी मदद से हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम उन कारणों की गहराई में जाएंगे जिनकी वजह से भारत में एक फ्रांसीसी साम्राज्य का सपना सपना ही रह गया। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी सिर्फ कुछ लड़ाइयाँ में हार जीत की नहीं है। ये कहानी है दो अलग अलग व्यवस्थाओं की, दो अलग अलग सोच की, और सच कहूँ तो दो अलग अलग महत्वाकांक्षाओं के टकराव की। तो चलिए पहली और सबसे बड़ी वजह से ही शुरू करते हैं, फ्रांस की अपनी यूरोपीय उलझनें। हमारे स्रोत बताते हैं कि 18वीं सदी में फ्रांस के राजा यूरोप में अपने देश के लिए प्राकृतिक सीमाएं बनाने के जुनून में थे। बिल्कुल, उनका सारा ध्यान राइन नदी और इटली की तरफ नए इलाके जीतने पर था। ये उनके लिए एक राष्ट्रीय ऑब्सेशन जैसा था। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि फ्रांस की सारी ऊर्जा, पैसा और बेहतरीन सैनिक, वो सब यूरोप के राजनीतिक दलदल में फंस कर रह गए। मतलब उन्होंने एक ही समय में दो बहुत बड़ी नाव पर पैर रखने की कोशिश की। हाँ, एक तरफ यूरोप में जमीनी विस्तार और दूसरी तरफ भारत और उत्तरी अमेरिका में समुद्री साम्राज्य, और जाहिर है इससे उनके संसाधन बुरी तरह बढ़ गए। लेकिन इंग्लैंड का नजरिया इस मामले में क्या था? क्या उन्हें यूरोप में फ्रांस की बढ़ती ताकत से डर नहीं था? डर तो बिल्कुल था, लेकिन उनका समाधान बिल्कुल अलग था। उन्हें यूरोप की जमीन का 1 इंच भी नहीं चाहिए था। उनकी दिलचस्पी सिर्फ इस बात में थी कि महाद्वीप में शक्ति का संतुलन बना रहे। मतलब फ्रांस, ऑस्ट्रिया, प्रशिया जैसी ताकतें आपस में ही उलझी रहें। अच्छा, तो उनकी रणनीति थी फूट डालो और राज करो वाली, लेकिन यूरोप के देशों पर। ठीक कहा। और जब यूरोप के देश आपस में लड़ रहे थे, तब इंग्लैंड अपनी पूरी ताकत और महत्वाकांक्षा औपनिवेशिक विस्तार पर लगा रहा था। उनका लक्ष्य एकदम साफ था, समंदर पर राज करो और दुनिया की दौलत घर लाओ। इस एक तरफा लक्ष्य ने उन्हें भारत और उत्तरी अमेरिका दोनों जगहों पर फ्रांस के मुकाबले एक निर्णायक बढ़त दे दी। तो मतलब जहां फ्रांस की सरकार जमीन के टुकड़ों के लिए यूरोप में लड़ रही थी, वहीं इंग्लैंड की सरकार भविष्य के साम्राज्य की नींव रख रही थी। और इस सोच का फर्क तो दोनों देशों की शासन व्यवस्था में भी साफ दिखता होगा। बिल्कुल, और यहीं से कहानी का अगला और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। फ्रांस की सरकार तानाशाही थी, जो पूरी तरह से राजा के व्यक्तित्व और कह सकते हैं उसकी सनक पर निर्भर थी। और उनके उत्तराधिकारी लुई 15वें के बारे में तो स्रोत कुछ और ही कहानी बताते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने फ्रांस के संसाधनों को अपनी प्रेमिकाओं, नर्तकों और हेयर ड्रेसर पर पानी की तरह बहा दिया। ये कोई मजाक नहीं है, ये सच है। जब देश का शासक ही इतना अदूरदर्शी हो और देश के खजाने को निजी अय्याशी पर लुटा रहा हो, तो आप उससे हजारों मील दूर एक साम्राज्य बनाने के लिए लंबी और महंगी लड़ाई लड़ने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? और इसकी तुलना में इंग्लैंड में उस वक्त क्या हो रहा था? वहां भी तो राजा ही था। राजा तो था, लेकिन फर्क जमीन आसमान का था। इंग्लैंड में एक प्रबुद्ध कुलीन तंत्र, यानी एक एनलाइटेंड ओलिगार्की का शासन था। इसका सीधा मतलब ये था कि राजा अब अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। संसद का सरकार पर नियंत्रण था और वो देश के लिए लंबी योजनाएं बना रहे थे। तो एक तरफ एक ऐसा देश था जो एक व्यक्ति की सनक पर चल रहा था, और दूसरी तरफ एक ऐसी व्यवस्था जो देश के भविष्य के बारे में सोच रही थी, है ना? एकदम सही। इसीलिए कुछ इतिहासकार इंग्लैंड की व्यवस्था को राजशाही वाला गणराज्य यानी क्राउन रिपब्लिक कहते हैं। ये व्यवस्था फ्रांस की तुलना में कई ज्यादा मजबूत और स्थिर साबित हुई। जैसा कि अल्फ्रेड लायल ने साफ लिखा है, भारत फ्रांसीसियों के हाथ से इसलिए नहीं गया कि डुप्ले को वापस बुला लिया गया या लाली जिद्दी था, बल्कि यह लुई 15वें की अदूरदर्शी और कुप्रबंधित यूरोपीय नीति का परिणाम था। बिल्कुल। और इस कमजोर जड़ का असर तो भारत में उनकी कंपनी पर भी सीधे सीधे पड़ा होगा। मतलब जैसी सरकार वैसी कंपनी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अब आते हैं दोनों कंपनियों के बीच के अंतर पर, और ये हिस्सा तो वाकई आंखें खोलने वाला है। फ्रांसीसी कंपनी असल में कंपनी थी ही नहीं, वो सरकार का एक विभाग थी। मतलब एक सरकारी दफ्तर। हाँ, उसकी कुल पूंजी का लगभग 60% हिस्सा खुद राजा ने लगाया था, और उसके डायरेक्टर भी राजा ही नियुक्त करता था। इसीलिए आम जनता की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी,
और हमारे स्रोत एक हैरान करने वाला तथ्य बताते हैं। क्या? 1725 से 1765 के बीच यानी पूरे 40 साल तक शेयरधारकों की एक भी बैठक नहीं हुई। 40 साल? ये तो अविश्वसनीय है। मतलब निवेशकों को पता ही नहीं था कि उनके पैसे का क्या हो रहा है। तो ये कंपनी चल कैसे रही थी फिर? उधार पर, और सरकार उसे चलाने के लिए तंबाकू की मोनोपोली और लॉटरी जैसे धंधों का सहारा ले रही थी। ऐसी कंपनी से आप बड़े बड़े युद्धों को फंड करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? वो तो हर छोटे मोटे खर्चे के लिए पेरिस की तरफ देखती थी। और दूसरी तरफ थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो कैसी थी? वो एक अलग ही दुनिया थी। इंग्लिश कंपनी एक स्वतंत्र व्यावसायिक निगम थी। सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम था। वो आर्थिक रूप से इतनी मजबूत थीं कि उनका एक सीधा सा सिद्धांत था, व्यापार पहले, राजनीति बाद में। उनके मुनाफे इतने ज्यादा थे कि वो अपने युद्धों का खर्च खुद उठा सकते थे। अच्छा, क्या हमारे पास कोई आंकड़े हैं जो इस फर्क को और साफ दिखा सकें? बिल्कुल, आंकड़े कहानी को और भी साफ कर देते हैं। 1736 से 1756 के बीच इंग्लिश कंपनी की कुल बिक्री थी 41 मिलियन पाउंड। 41 मिलियन पाउंड? और फ्रांसीसी कंपनी की? महज 11,450,000 पाउंड। लगभग 4 गुना कम। तो ये ऐसा था कि एक तरफ एक ग्लोबल कॉरपोरेशन लड़ रहा था और दूसरी तरफ एक घाटे में चल रहा सरकारी दफ्तर। लड़ाई का नतीजा तो यहीं तय हो गया था ना? और तो और, अंग्रेजी कंपनी इतनी अमीर हो चुकी थी कि 1767 में उसे ब्रिटिश खजाने को सालाना 400,000 पाउंड का भुगतान करने के लिए कहा गया था। सोचिए, एक कंपनी जो अपनी सरकार को पैसा दे रही थी और दूसरी जो अपनी सरकार से भीख मांग रही थी। इस आर्थिक ताकत के अलावा एक और ताकत थी जो उस जमाने में शायद सबसे जरूरी थी, नौसेना। कर्नाटक युद्धों की घटनाएं साफ दिखाती हैं कि समुद्र पर जिसका दबदबा था, किस्मत उसी के साथ थी। किस्मत नहीं, रणनीति। 1746 में फ्रांसीसियों को जमीन पर सफलता इसीलिए मिली क्योंकि कोरोमंडल तट पर उनकी नौसेना मजबूत थी। और डुप्ले की जो आश्चर्यजनक सफलताएं थीं 1748 से 51 के बीच, वो भी तभी मिली जब अंग्रेजी नौसेना अस्थायी रूप से वहां मौजूद नहीं थी। लेकिन जमीन पर तो लड़ाई हो ही रही थी। नौसेना इतनी ज्यादा जरूरी क्यों थी? क्योंकि नौसेना ही आपकी जीवन रेखा थी। अंग्रेज अपनी नौसेना के दम पर यूरोप से संचार और रसद की सप्लाई लाइन खुली रख सकते थे। वो अपनी सेनाओं को बंबई और कलकत्ता से मदद पहुंचा सकते थे। और सबसे जरूरी, क्या? वे कर्नाटक में फ्रांसीसी सेना को दुनिया से पूरी तरह अलग थलग कर सकते थे, जैसे किसी द्वीप पर घेर लिया हो। मतलब फ्रांसीसी सेना भारत में अकेली बढ़ गई थी? बिल्कुल। जैसे ही सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ, इंग्लैंड की नौसैनिक श्रेष्ठता निर्णायक साबित हुई। कहा जाता है कि फ्रांसीसी नौसेना इतनी कमजोर हो गई थी कि महान दार्शनिक वोल्टेयर के अनुसार सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान उनके पास कोई युद्धपोत बचा ही नहीं था। ये इंग्लैंड का सबसे शक्तिशाली हथियार था और फ्रांसीसियों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। यहां से कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। एक तरफ फ्रांसीसी दक्कन में उलझे हुए थे और दूसरी तरफ अंग्रेजों ने एक ऐसी बाजी खेली जिसने सब कुछ बदल दिया। बंगाल। 1757 में बंगाल पर अंग्रेजों की विजय एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। ये सिर्फ टर्निंग पॉइंट नहीं था, ये चेकमेट था। इसने न केवल उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा को आसमान पे पहुंचा दिया, बल्कि बंगाल के विशाल असीमित धन और जनशक्ति के संसाधन भी उनके हाथ में दे दिए। इसे थोड़ा और साफ करते हैं। बंगाल की जीत ने जमीन पर लड़ाई को कैसे प्रभावित किया? इसे ऐसे समझिए, एक तरफ फ्रांसीसी कमांडर काउंट डे लाली अपने सैनिकों को तनख्वाह देने के लिए परेशान था, पैसे जुटाने के लिए मंदिरों को लूटने की सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों के लिए बंगाल से न केवल सैनिक बल्कि रसद और पैसा भी कर्नाटक भेजा जा रहा था। बंगाल उनके लिए एक असीमित एटीएम मशीन की तरह बन गया था। तो दक्कन, जहां फ्रांसीसी अपना साम्राज्य बनाना चाहते थे, वो उन्हें आर्थिक रूप से सपोर्ट नहीं कर सकता था। दक्कन इतना गरीब था कि वो डुप्ले की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का खर्च उठा ही नहीं सकता था। जैसा कि इतिहासकार V.A. स्मिथ ने कहा है, न तो बूसी और न ही डुप्ले उस शक्ति के खिलाफ सफल हो सकते थे जो समुद्री मार्गों और गंगा घाटी के संसाधनों को नियंत्रित करती थी। या जैसा मैरियट ने लिखा है, डुप्ले ने भारत की चाबी मद्रास में खोजने की बड़ी भूल की, क्लाइव ने उसे बंगाल में खोजा और पाया। क्या बात है, ये लाइन सब कुछ कह देती है। बेहतरीन। लेकिन इन बड़ी बड़ी रणनीतिक वजहों के अलावा क्या नेतृत्व में भी कोई फर्क था?
हमारे स्रोत बताते हैं कि अंग्रेजों के पास क्लाइव, लॉरेंस और सॉन्डर्स जैसे बेहद सक्षम नेता थे। हाँ, और ये बहुत बड़ा फर्क था। शायद डुप्ले और बुसी व्यक्तिगत तौर पर क्लाइव या लॉरेंस से कम प्रतिभाशाली नहीं थे, लेकिन उनके नीचे काम करने वाले लोग बिल्कुल अक्षम थे। कमांडर लाली, जो एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर भारत आया, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कहा जाता है कि वो बहुत जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव का था। गुस्सैल तो बहुत छोटा शब्द है, वो एक आपदा था। पौंडीचेरी पहुंचते ही उसने कंपनी के सारे कर्मचारियों को बेईमान और बदमाश मान लिया और उन्हें धमकियों से सुधारना चाहा। उसने अपने ही लोगों, अपने ही कमांडरों को इतना अपमानित और नाराज कर दिया कि वो उससे नफरत करने लगे। मतलब दुश्मन से लड़ने की जगह वो अपनों से ही लड़ रहा था। इससे ज्यादा आत्मघाती रणनीति और क्या हो सकती है? सही कहा। कहते हैं कि जब वॉन्डीवॉश की लड़ाई में उसे हार मिली तो पौंडीचेरी में कुछ फ्रांसीसियों ने जश्न मनाया था। सोचिए, आपकी अपनी टीम आपकी हार का इंतजार कर रही हो। गजब। और इसके ठीक विपरीत अंग्रेजों के पास सक्षम कमांडरों और अधिकारियों की एक लंबी कतार थी। लॉरेंस की हिम्मत, सॉन्डर्स की दृढ़ता, मतलब ये सिर्फ टॉप लीडरशिप का नहीं बल्कि पूरी टीम का अंतर था। आखिर में हमें उस व्यक्ति की बात करनी होगी जिसने फ्रांसीसी सपने को देखा था, डुप्ले। उनकी राजनीतिक प्रतिभा के बावजूद क्या उन्हें भी फ्रांसीसी पतन की जिम्मेदारी से बरी किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। डुप्ले एक शानदार रणनीतिकार था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसकी भी कुछ बड़ी गलतियां थीं। वो भारतीय रियासतों की राजनीतिक साजिशों में इतना ज्यादा खो गया कि उसने अपनी कंपनी की सबसे जरूरी चीजों, व्यापार और वित्तीय हालत पर ध्यान ही नहीं दिया। तो डुप्ले एक जीनियस राजनेता था, लेकिन एक बहुत खराब सीईओ। आप ऐसा कह सकती हैं। उसने कंपनी के घटते मुनाफे की भरपाई राजनीतिक जीत से करने की कोशिश की और इसी कोशिश में उसने कंपनी के पतन की नींव रख दी। उसने एक और बड़ी रणनीतिक गलती की। वो ये समझने में नाकाम रहा कि भारत में जो ये लड़ाई हो रही है, ये कोई स्थानीय लड़ाई नहीं है। ये यूरोप और नई दुनिया में दोनों देशों के बीच एक विश्वव्यापी टकराव का ही एक हिस्सा थी। और सुनने में आया कि उसे खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा भी था। बहुत ज्यादा। उसने भारत में फ्रांसीसियों को मिली गंभीर सैन्य और नौसैनिक असफलताओं के बारे में पेरिस में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कभी पूरी सच्चाई बताई ही नहीं। वो हमेशा एक गुलाबी तस्वीर पेश करता रहा। इसलिए अगर उसे फ्रांस से समय पर मदद नहीं मिली तो इसमें काफी हद तक उसकी अपनी गलती भी थी। तो इन सब का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भारत में फ्रांसीसियों की हार का कोई एक सीधा साधा कारण नहीं था। ये कई नाकामियों की एक पूरी श्रृंखला थी। बिल्कुल, ये एक कैस्केडिंग फेलियर था। यूरोप पर उनका जुनून, उनकी कमजोर और सनकी शासन व्यवस्था, उनकी सरकारी कंपनी का घाटे वाला मॉडल, नौसैनिक शक्ति की भारी कमी, बंदाल जैसे सोने की चिड़िया को खो देना और आखिर में कमजोर नेतृत्व, हर एक कील उनके ताबूत में ठुकती चली गई। अंत में भारत में ये संघर्ष औपनिवेशिक वर्चस्व के लिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक विश्वव्यापी लड़ाई का सिर्फ एक मोर्चा था। और अगर हम सारे मोर्चों को मिलाकर देखें तो कुल मिलाकर अंग्रेज एक बेहतर दावेदार साबित हुए। उनकी व्यवस्था, उनकी सोच और उनका लक्ष्य तीनों ही फ्रांसीसियों से ज्यादा स्पष्ट और प्रभावी थे। हाँ, वो जानते थे कि वो क्या चाहते हैं और उसे हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। यहाँ हम एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ अगर फ्रांसीसी सरकार और उसकी कंपनी इंग्लैंड की तरह अपना पूरा ध्यान और संसाधन सिर्फ औपनिवेशिक विस्तार पर केंद्रित करती, तो क्या आज भारत का इतिहास और भूगोल कुछ और होता?